Hello everyone, welcome to Study and Stuff and today we are starting class 10th Economics Chapter 4 Globalization और उसका पार्ट 4 हम कर रहे हैं जिसमें हम आज टॉपिक करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये WTO क्या चीज़ है इसको हम आज देखते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं कि हाँ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइज होना चाहिए। लिबरलाइजेशन किस किस चीज में लेके आओगे आप? एक तो फॉरेन ट्रेड में लेके आओगे, भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपस में करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपस में तुम लोग फ्री ट्रेड करो। जो ये जो टैक्स बैरियर्स हैं इनको कम से कम रखो, जितना हो सके उतना कम रखो। और उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आप अलाउ करो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है, देखो ट्रेड का तो सीधा मतलब हो गया कि फॉरेन कंट्री से सीधे सामान बना बनाया आपकी कंट्री में बेचा जाएगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोडक्शन यूनिट भी आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। जैसे वो पैसे लेके आएंगे वहां से, एप्पल की कंपनी है वो इंडिया में आएगी और यहाँ पे फैक्ट्री खोलना चाहती है, तो ये इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसको भी अलाउ किया जाना चाहिए। इन दोनों चीजों में, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों में लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। तो जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को सपोर्ट करती हैं। तो उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, सब लोग इसको फॉलो करते हैं, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम देखें तो 164 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं। शुरुआत हुई थी इसकी यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी की तरह, छोटी सी एजेंसी होती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ट्रेड और टैरिफ्स किस तरह से करना है क्या नहीं है, उनका एक जनरल एग्रीमेंट, इस तरह से एक छोटी सी एजेंसी इन्होंने बनाई थी। GATT इसको बोला करते थे, गैट बोलते थे शॉर्ट में। ठीक है, तो ये शुरू हुई थी जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि ये शुरू में उन्होंने GATT ये छोटी सी एजेंसी बनाई जो ये डिसाइड करती थी कि किस तरह से टैरिफ्स और ट्रेड किस तरह करना है, उसमें एग्रीमेंट प्रॉपरली जो कंट्रीज डिसाइड करेंगी। लेकिन सारी कंट्रीज इसका पार्ट नहीं थी GATT की, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज इसका पार्ट थी, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गई, और यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो ये सब लोग इसका पार्ट थे, पूरी दुनिया नहीं थी। देखो शुरू में हम लोगों ने देखा ना कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद भी सारी सारी कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उनकी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो शुरू शुरू में तो क्या चला कि ट्रेड बैरियर्स लगाए गए और प्रोटेक्ट किया सारी कंट्रीज ने अपने आप को, अपनी इंडस्ट्रीज को। तो मोस्टली कंट्रीज ने ऐसा ही किया था। लेकिन बाद में क्या होगा, ये जो GATT है ये धीरे धीरे 1994 आते आते ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और आप देख सकते हो आज की डेट में 164 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। अब क्या है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी दुनिया में चाहता है कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आ जाए और सारी कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, टैक्सेस को कम से कम रखें, फ्री कंपटीशन हो, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, और जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, उसको सारी कंट्रीज अलाउ करें वहां पे। The liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations, जिसमें से एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इनका बोलना क्या है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि रिस्ट्रिक्शंस बंद करो भाई, बैरियर्स हटाओ। देयर शुड बी नो बैरियर्स, कोई बैरियर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, बिंदास ट्रेड करो, आओ हमारी कंट्री में जैसे ट्रेड करना है वैसे करो। बिजनेस कंपनीज, बड़ी बड़ी MNCs आपस में ट्रेड करना चाहती हैं, कंपटीशन करना चाहती हैं, तो उनको करने दिया जाना चाहिए कंपटीशन, फ्री कंपटीशन होना चाहिए, बीच में गवर्नमेंट्स इंटरफेयर ना करें, रिस्ट्रिक्शंस ना करें, बैरियर्स ना पुट करें। तो ये इनकी पॉलिसी है। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, भैया बिल्कुल फ्री होना चाहिए ट्रेड, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। और फ्री ट्रेड के नाम पे जब एग्रीमेंट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमारा भी, इंडिया का भी काफी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। एटलीस्ट साउथ एशिया में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही। मतलब क्या है कि मान लो इंडिया और नेपाल है, आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये आपस में टैक्सेस नहीं लगाएंगे फालतू के। हो सकता है कुछ आइटम्स पे, स्पेशल आइटम्स पे कुछ टैक्सेस लगा लेंगे, लेकिन वो एग्रीमेंट होगा और वो पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ठीक है भाई 2%, 3%, 5% तक हम टैक्स ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे सारी चीजों पे। मोस्टली ट्रेड फ्री होगा। फ्री का मतलब है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, नेपाल का सामान है वो इंडिया में बिंदास बेचो, आप इंडिया का सामान नेपाल में बिंदास बेचो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से फ्री ट्रेड हम लोग बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, कंट्रीज आपस में कर सकती हैं। तो ये जो WTO है ये चाहती है ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड करें। पूरी दुनिया में ट्रेड कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। World Trade Organization WTO is one such organization whose aim is to liberalize international trade। इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, ये एम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। सीधे सीधे 1 मार्क में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर होगा द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, रिस्ट्रिक्शंस को कम करवाना। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज मैंने आपको बताया कि ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, GATT है ना, छोटी सी एजेंसी होती थी, तो इसके तहत सारा काम होता था। बाद में अब क्या होगा, धीरे धीरे 1994 के बाद सारी कंट्रीज, अब 164 कंट्रीज आपस में यूनाइट हो गई हैं और अब जाके
World Trade Organization establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. तो भाई ये WTO करता क्या है, इसका काम क्या है, WTO का काम क्या है, क्यों चाहिए हमें ये? WTO ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? एक तो रूल्स एस्टैब्लिश करता है, नंबर वन पहला काम है इसका, ये रूल्स एस्टैब्लिश करता है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। भाई ट्रेड कैसे करना है इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन कंट्रीज को आपस में ट्रेड कैसे करना है ना जी। तो ये एक तो रूल बनाता है, और दूसरा काम ये करता है कि वो फॉलो देखता है कि ये रूल्स फॉलो भी हो रही हैं, कंट्रीज उनको रूल्स को ओबे कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, है ना। तो कोशिश करते हैं कि ये सारे रूल्स ओबे किए जाए। दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे WTO का काम क्या है कि फ्री ट्रेड सबके लिए अलाउ करना है, पूरी दुनिया के लिए, सारी कंट्रीज के लिए एक समान रूल्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को फेवर करना है, कुछ लोगों को नहीं करना। लेकिन इन प्रैक्टिस अगर हम देखें ना, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखें, इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स। जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली, ध्यान से देखते हैं, तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने रूल्स को ही इस तरह से बनाया है कि इन्हीं के फेवर में जाएंगे रूल्स। अनफेयरली वो अपने तो ट्रेड बैरियर्स को नहीं हटाते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं हमारी जैसी पुअर कंट्रीज हैं, यहां से सारे रिस्ट्रिक्शंस हटवा लेते हैं। मतलब क्या है कि वो इंडिया में बिजनेस करेंगे, इंडिया में आएंगे, तो इंडिया वाले बेचारे टैक्स ना लगाएं उनको, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीका वाले, इंडिया वाले, हम लोग टैक्स ना लगाएं, हम लोग उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। लेकिन जब हम लोग अपना माल सेंड वहां पे बेचने जाते हैं उनकी कंट्रीज में, वहां पे उनकी रिस्ट्रिक्शंस बनी हुई है बहुत सारी। वो उन्होंने रूल्स ही इस तरह से डिजाइन किए हैं WTO के कि वो रूल्स उनको फेवर करें, हमें फेवर ना करें डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये जो चालाकी है, अब धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज समझ चुकी हैं इसे। और वैसे तो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो अपनी बुक में, लेकिन आपको पता चलेगा कि आज ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिक्लाइन की तरफ है, ये फेल होती जा रही है। ऑन दी अदर हैंड, अब देखो ना, डेवलप्ड कंट्रीज के तो ट्रेड बैरियर्स बने हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। हमें फोर्स किया गया भाई, अपने ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दो, सब्सिडीज हटा दो। जैसे एग्रीकल्चर होता है, यहां पे आप नीचे एक एग्जांपल देख लो, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, देखते हैं इसमें क्या होता है, एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन असल में करती क्या है। देखो, हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ GDP इन इंडिया। भाई इंडिया में अगर आप चेक करोगे तो करंट डेटा आप इकोनॉमिक सर्वे से देख सकते हो, आपको पता चलेगा अराउंड एटलीस्ट 15% के आसपास तो हम लोग GDP में कंट्रीब्यूट करते ही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 52% के आसपास लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और 15%, 15 से 20% के बीच में कहीं ना कहीं GDP का पार्ट भी है। ठीक है ना। तो कंट्री में हमारे में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम बात करें किसी डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे यूएस का हम एग्जांपल है, तो यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP एट 1% एंड इट्स शेयर इन टोटल इंप्लॉयमेंट इज टाइनी, दैट इज 0.5%। तो वहां पे देखो ना, इंडिया में क्या है, इंडिया में 52% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्लॉयड है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर 52% लोगों को इंप्लॉयमेंट देता है। उनके वहां पे एग्रीकल्चर कितना देता है इंप्लॉयमेंट, सिर्फ आधा % लोगों को इंप्लॉयमेंट देता है। अमेरिका की हम बात करें, और अमेरिका की GDP का सिर्फ 1% जो भी कमाई होती है उनकी, वो कहां से होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। लेकिन हमारे इंडिया में देखो ना, 15 से 20%, तो ये बहुत बड़ा शेयर है ना। हमारे लिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनके लिए ज्यादा नहीं है भाई, उनका है ही नहीं इतना ज्यादा शेयर उनकी इकोनॉमी में। एंड येट फिर भी क्या है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल, लेकिन ये इतने कम परसेंट के लोग हैं, GDP भी कम है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ये अपने एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, बहुत ही ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। ये इतनी स्मॉल परसेंटेज है, देखो ना, येट दिस इज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन USA रिसीव मैसिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द US गवर्नमेंट। किस चीज के लिए, फॉर प्रोडक्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट्स टू द अदर कंट्रीज। तो ये अमेरिका अपने वो आधा % लोगों को भी इतने पैसे देता है, बहुत ज्यादा पैसे प्रोवाइड करता है कि ठीक है तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ठीक है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, और फिर उसको हम दूसरी कंट्रीज में सेल करेंगे। ये इस तरह से करता है। लेकिन जब हम अपने यहां अपने फार्मर्स को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि नहीं, आप लोग तो रूल ब्रेक कर रहे हो। अपनी कंट्रीज में इनको अलाउड है, ठीक है। ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव, US फार्मर्स कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइसेस। भाई जब US के फार्मर्स हैं, वो जो भी क्रॉप वगैरह लगा रहे हैं, मान लो तुम्हें क्रॉप लगाने में $100 खर्चा, $100 खर्चा आ जाता तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हें दे रही है $500। तो यार तुम तो सस्ते में बेच सकते हो ना उस
प्रोडक्ट्स को, तुम्हारे जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, तुम तो सस्ते में बेच सकते हो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हम नहीं बेच सकते। तुम सस्ते में भी बेचोगे तब भी तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। हमारे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। इनके यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, कंबाइन मशीन्स होती हैं, इंडिया में भी है, मैं ये नहीं बोल रहा इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में उसकी परसेंटेज कम है। इंडिया में जब आप एग्रीकल्चर चैप्टर आपने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर, तो आपको पता चलेगा कि जीने के लिए लोग जो है वो क्रॉप लगाते हैं, तो वो बेचने के लिए नहीं लगाते, वो सिर्फ अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार के लिए लगाते हैं क्रॉप्स, ठीक है ना। और हमारी टेक्नोलॉजी भी प्रिमिटिव है, पुराने वही बैलों से खेत जोते जाते हैं, ये सब चीजें चलती हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं लेकिन हर जगह नहीं है ना। इंडिया देखो कितनी बड़ी कंट्री है, सबके पास ट्रैक्टर्स नहीं है। जो थोड़े से एडवांस्ड हैं, रिच फार्मर्स है, वही ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब क्या हम, अगर वो कंपटीशन बोलते हैं भाई बराबर कंपटीशन करो, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी कर रही है, मनी से सपोर्ट कर रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो क्या हम लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं अपने फार्मर्स को? सोच के देखो, हम नहीं कर सकते इस तरह से सपोर्ट। और फिर क्या होगा, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनका आप कंपटीशन करवाओगे इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ, तो हमारे फार्मर्स तो बेचारे टिक ही नहीं पाएंगे उस कंपटीशन में। उनकी तो गवर्नमेंट पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, उनको बहुत पैसे प्रोवाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्री मार्केट्स एट लो प्राइसेस। भाई उनका वो ज्यादा कमा लेते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, फर्टिलाइजर्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करते हैं, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं। और फिर ये जो सरप्लस हो जाता है, जो एक्स्ट्रा फार्म प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, है ना, एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट्स है, उनको फिर वो दूसरी कंट्रीज में सस्ते दामों में बेच सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बना लेते हैं वो लोग। हमारे इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, सिर्फ परिवार वाले अपने लिए ही लगाते हैं, तो बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए इन फार्मर से, इन डेवलप्ड कंट्रीज के फार्मर से कॉम्पीट करना। ये जब सस्ते सामान बेचते हैं हमारी कंट्री में आके, ये सस्ता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो हमारे अपने फार्मर्स जो हैं, उनके प्रोडक्ट उनके सामने महंगे पड़ जाते हैं। और फिर जैसे हम लोग हैं, कॉमन कंज्यूमर्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सस्ती चीज खरीदेंगे या महंगी खरीदेंगे? जो चीज हमें सस्ती पड़ेगी वही खरीदेंगे ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे अपने फार्मर्स, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। इट एडवर्सली अफेक्ट्स फार्मर्स इन दीज कंट्रीज। हमारी जैसी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में फार्मर्स जो है उनकी हालत और खराब हो जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज आर देयर फॉर आस्किंग द डेवलप्ड कंट्री गवर्नमेंट्स। अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट से बोल रही हैं, ये बात पूछ रही हैं, वी हैव रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स एज पर WTO रूल्स। हम लोगों ने अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दिए हैं WTO के रूल्स मानकर, हम लोगों ने रूल फॉलो किए हैं। बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ WTO। लेकिन आप लोगों ने WTO के सारे रूल्स को इग्नोर किया है, नहीं माने हैं सारे कानून, एंड हैव कंटिन्यूड टू पे योर फार्मर्स वास्ट सम्स ऑफ मनी। और अपने फार्मर्स को आपने ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देनी स्टार्ट कर दी है। सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। अब बताओ, इज इट फेयर? इज इट फ्री एंड फेयर ट्रेड? क्या ये है फ्री एंड फेयर ट्रेड? नहीं है भाई। ये इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, लेकिन इनके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है, डिबेट्स नहीं होती हैं, डिस्कशन नहीं होते। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बोलती रहती हैं बार बार कि हम लोगों ने अपने रूल्स फॉलो कर लिए हैं, आप लोग नहीं कर रहे हो। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज WTO की बात नहीं मानती हैं। और अब डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही बंद कर दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि हम तो कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपस में ही कर लेंगे, हमें अब जरूरत ही नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। पहले इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और हम लोगों से, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन लोगों को वीक किया, हमारे सबके रिस्ट्रिक्शंस हटवा दिए। और जब अपने रिस्ट्रिक्शन हटाने की बारी आई, अब ये बोल रहे हैं कि हम तो मानते ही नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। मेंबर्स हैं ये लोग, लेकिन अब फॉलो ही नहीं करते, रूल से नहीं मानते ये लोग। और आपस में इन कंट्रीज ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं। आपस में अब ये लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। और ये WTO को फॉलो ही नहीं करते, सीधे आपस में ही ट्रेड कर लिया। दो कंट्रीज ने आपस में अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, और उसके रूल्स को फॉलो करके अब ये लोग चलते हैं। और जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो जब उनके साथ ट्रेड करने की बारी आती है, तो तब ये लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।